सो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 4 क्लास 11 का जलवायु वाले चैप्टर के 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे हमारे सपोर्ट मटेरियल से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट हैं वो एक्सप्लेन करके बताए थे। ये हमारा लेसन 4 जलवायु। ये देखिए, ये हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और इसमें ही जो हमारा पहला प्रश्न है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारतीय किसान के लिए मॉनसून एक जुआ है, प्रमाणित कीजिए। अथवा मॉनसून वह धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है, कथन को प्रमाणित कीजिए। बिल्कुल सही कथन है ये। हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है और किसान के लिए जो बारिश होती है, वर्षा होती है, वही उसके लिए जीवन दान होती है, जीवनदायिनी होती है उसके खेतों के लिए। और अगर वर्षा ही नहीं होगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं उसका जीवन कितना कष्ट भरा हो जाएगा। उसकी खेती पूरी तरीके से फिर सिंचाई पर निर्भर हो जाएगी। सिंचाई के लिए भी जल का जो मुख्य स्रोत होता है वो वर्षा ही होती है। तो आइए देखते हैं, इसके आंसर पर एक नज़र डालते हैं। भारत के आर्थिक जीवन पर मॉनसून का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। भारत की 64% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। 64% जनसंख्या बेटा आजीविका के लिए निर्भर है, लेकिन 100% जनसंख्या तो अन्न के लिए इन पर ही निर्भर है वास्तविकता में। भारत की कृषि और फसलें मानसून पर निर्भर करती हैं। बिल्कुल सही बात है। कृषि उपज की सफलता अथवा असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि दक्षिण पश्चिम मानसून, बेटा ये उस मानसून की ही बात हो रही है जो जून जुलाई से आरंभ होता है और हमारे पूरे देश में वर्षा लाता है। ये उन्हीं मानसूनी पवनों को दक्षिण पश्चिम मानसून कहा गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा की गई वर्षा सामान्य है या नहीं। कृषि की उपज की सफलता या असफलता, इस बार हमारी जो खेती है, जो हमारे किसान की कृषि है, वो अच्छी हुई या नहीं हुई, वो इसी बात पर निर्भर करती है कि वर्षा सामान्य हुई, सामान्य से कम हुई या सामान्य से अधिक हुई। वर्षा की उच्च परिवर्तिता के कारण देश के कुछ भागों में सूखा और अन्य भागों में बाढ़ का प्रकोप जो है बना रहता है। वर्षा की उच्च परिवर्तिता का मतलब है जिस क्षेत्र में पिछले कई वर्षों में जैसी वर्षा होती आ रही है वैसी ना होकर वो कम या ज़्यादा हो, है ना, इसे वर्षा की परिवर्तिता कहा जाता है। भारतीय कृषि की सफलता मॉनसूनी वर्षा के निश्चित समय पर तथा नियमित रूप से वितरित होने पर निर्भर करती है। देखिए बेटा, ऐसा होता है जब इंसान का पेट भरा हो तब उसे खाना दिया जाए तो भी व्यर्थ है, और जब वो भूखा हो तब उसे खाना ना दिया जाए तो भी व्यर्थ है। जब भूख लगे तब खाना मिले तो वही सबसे ज़्यादा फलदायी स्थिति होती है। ऐसे ही बेटा हमारे किसानों के साथ है, हमारी फसलों के साथ है। जब फसलों को जल की ज़रूरत है तभी उन्हें जल मिलना चाहिए। अगर मॉनसून समय के पहले या बाद में आ जाएगा तो वर्षा से फसलों को नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अगर हमारी वर्षा निश्चित समय पर नियमित रूप से वितरित होती है तो ही सफलता है किसानों के लिए, अन्यथा यह असफलता में बदल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सिंचाई विहीन क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता तथा अनिश्चितता का विशेष प्रभाव वहाँ की कृषि पर पड़ता है। क्योंकि बेटा सिंचाई विहीन क्षेत्र है, सिंचाई के साधन नहीं हैं या आवश्यकता से कम है, इसलिए इन क्षेत्रों के लिए तो वर्षा ही मुख्य जल का स्रोत है। और अगर इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होगी तो इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा परेशानी आ सकती है। इसलिए यहाँ पर समय पर अच्छी वर्षा होना ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट, मॉनसून का अचानक विस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। आप सभी जानते हैं मृदा की जो ऊपरी उपजाऊ परत होती है, ज़्यादा वर्षा के जल से, उसके तेज़ बहाव से वो नष्ट हो जाती है और बह जाती है जल के साथ। जब अचानक से बहुत ज़्यादा वर्षा 2-3 दिन तक या एक हफ्ते तक लगातार बहुत ज़्यादा जल की मात्रा इस तरीके से मृदा की ऊपरी परत को बहाकर ली जाएगी तो हमारी उपजाऊ परत बह जाती है और इससे भी हमारे देश के किसानों को समस्या का सामना करना पड़ता है।
तो इस तरीके से आपने समझा कि भारतीय किसान के लिए मॉनसून किस तरह से एक जुआ है और हमारी कृषि पूरी तरीके से किस तरीके से वर्षा के जल पर निर्भर करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में वर्षा जो है पर्वतकृत है। वर्षा के वितरण पर उच्चावच के प्रभावों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल सही है बेटा, भारत में जो वर्षा है पर्वतकृत है। पर्वत अपनी ऊंचाई के कारण वर्षा वाली पवनों को अपने क्षेत्र में रोकने की ताकत रखते हैं, लेकिन अगर वर्षा वाली पवनें पर्वतों की ऊंचाई से ज़्यादा आगे चली जाती हैं तो वो अपने क्षेत्र में वर्षा नहीं करवा पाते हैं। यही कारण है हिमालय पर्वत जो हैं अपने क्षेत्र में वर्षा को रोक लेते हैं अपनी ज़्यादा ऊंचाई के कारण, और सारी की सारी वर्षा उत्तर भारत में करवाने की योग्यता रखते हैं। लेकिन हमारे राजस्थान के अरावली पर्वत, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर पर्वत वो अब अपनी कौन सी अवस्था में आ गए हैं, अधेड़ अवस्था में कह सकते हैं, या वो बूढ़े हो चुके हैं, उनका अपर्दन हो चुका है, उनकी ऊंचाई कम हो गई है। इस कारण वो वर्षा की पवनों को नहीं रोक पाते, उनके समानांतर ही हैं और अपने क्षेत्र में वो वर्षा को नहीं करवा पाते हैं। इस तरीके से हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़कर हिमालय की ओर चला जाता है और हिमालय पर्वत अपनी अच्छी ऊंचाई के कारण अपने क्षेत्र में उत्तर भारत में ज़्यादा वर्षा करवा पाते हैं। तो ये बात तो सही है, भारत में वर्षा पर्वतकृत है। आइए इसके उदाहरण हम अपने उत्तर से देखते हैं। यहाँ पर बेटा पश्चिमी घाट के कारण पश्चिमी तटीय मैदानों में भारी वर्षा होती है, ऐसा कहा गया है। ये हेडिंग है हमारी। बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट का मतलब है बेटा वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। नीलगिरी पर्वत इसी का उदाहरण है दक्षिण भारत का, जो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तीनों राज्यों में फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट जो हैं वो दक्षिण पश्चिम पवनों के जो उनके सामने का हिस्सा है, पवनों के सामने जो हिस्सा पड़ता है पश्चिमी घाट का, उस तरफ काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन इन पश्चिमी घाट के इन जो पर्वत यहाँ पर स्थित है इनके बैक साइड में, क्योंकि वो पवनों के पीछे का हिस्सा होता है, वहाँ पर वर्षा नहीं पहुँच पाती है। अपनी ऊंचाई के कारण ये अपने सामने के हिस्से पर अच्छी खासी वर्षा करवाते हैं। अरब सागर की मानसूनी पवनें पश्चिमी घाट से टकराती हैं और पश्चिमी तटीय मैदान में 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा करती हैं। आपको पता है, मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो इसमें पश्चिमी घाट में आप पहले से जानते हैं सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र ये क्षेत्र है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेशों में कम वर्षा, मतलब कि पश्चिमी घाट पर जो पर्वत हैं उनके बैक साइड में, उनके पीछे की तरफ का प्रदेश को वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है, जो बारिश के बगैर ही रह जाता है ये वाला क्षेत्र ना। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये नीचे उतरती हैं, फलस्वरूप इनका तापमान बढ़ जाता है। क्योंकि ये पहले काफ़ी वर्षा कर चुकी होती हैं तो इनकी आर्द्रता में कमी भी आ जाती है। इससे दक्षिण पठार के वृष्टि छाया प्रदेश में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि ये अधिकतर जो वर्षा है पश्चिमी घाट के पश्चिमी हिस्से में ही कर देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेघालय में पर्वतों की बनावट के कारण भारी वर्षा। मेघालय मेघों का घर, यहीं पर है चेरापूंजी और माउजीवरम। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की एक शाखा गंगा के डेल्टा को पार करके मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, याद है ना आपको कुप्पीनुमा पहाड़ियाँ यहाँ की, इन पहाड़ियों की आकृति कीप जैसी है। इस कारण यहाँ पर भारी वर्षा होती है और संसार के सबसे ज़्यादा वर्षा वाले दोनों क्षेत्र माउजीवरम और चेरापूंजी यहीं पर स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अरावली के विस्तार की दिशा के कारण राजस्थान में कम वर्षा। ये उदाहरण मैं आपको भी पहले पॉइंट में बता चुकी हूँ। अरब सागर की मानसूनी पवनों की तीसरी शाखा उत्तर पूर्वी दिशा में अरावली के समानांतर बिना वर्षा किए आगे बढ़ जाती है, क्योंकि जो हवा की दिशा है वो पर्वत, अरावली पर्वत उसके समानांतर ही होते हैं। तो जब किसी की ऊंचाई में अंतर ना हो तो पवनें आगे बढ़ जाती हैं, अतः पूरा राजस्थान वर्षा से वंचित रह जाता है। मॉनसूनी पवनों की दिशा पर हिमालय का प्रभाव। लास्ट पॉइंट, बंगाल की खाड़ी की दूसरी शाखा सीधे हिमालय पर्वत से टकराती है। ये हिमालय पर्वत की ऊंची श्रेणियों को पार करने में असमर्थ है, आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि पर्वत ज़्यादा ऊंचा है।
इसलिए पश्चिम की ओर हिमालय पर्वत के समानांतर चलना शुरू कर देती है। जो ही ये पश्चिम की ओर बढ़ती हैं त्यों त्यों इसमें नमी कम होती जाती है और अधिकांश वर्षा उत्तर भारत के क्षेत्रों में होती है, जिसमें कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा का क्षेत्र शामिल है। तो देखा आपने किस तरीके से हमारे देश के जो पर्वत हैं या किसी भी स्थान के जो पर्वत होते हैं वो वर्षा के वितरण में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बेटा हमारा नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन करना है। भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, आइए इन्हें देखते हैं। भारत विषुवत रेखा के उत्तर में विस्तृत है। कर्क रेखा लगभग इसके मध्य से गुजरती है। आपको पता है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों को के बीच में से होकर गुजरती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उन 8 राज्यों के नाम बताइएगा। हिमालय पर्वत श्रृंखला इसको उत्तर में घेरे हुए है और दक्षिण में हिंद महासागर। ये परिस्थितियां यहाँ की जलवायु को निम्न प्रकार से प्रभावित करती हैं। पहला बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है अक्षांश। भारत का दक्षिणी भाग विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा आपको पता है विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर तथा 23.5 डिग्री दक्षिण में सबसे ज़्यादा सनरेज आती हैं, सबसे ज़्यादा सनलाइट्स आती हैं। ये पार्ट सबसे ज़्यादा गर्म होता है और सबसे ज़्यादा गर्म होने के कारण यहाँ पर यहाँ का जो तापमान है वो काफ़ी गर्म रहता है। भारत का दक्षिण भाग विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच में पड़ता है, अतः यहाँ उष्ण कटिबंधीय प्रभाव होता है। उष्ण का मतलब गर्म, कटिबंध का मतलब होता है सर्कल का पार्ट, ठीक है। जबकि कर्क रेखा से उत्तर का भाग जो है शीतोष्ण कटिबंध में आता है, यानी कि हमारा उत्तर भारत, ठीक है। इसलिए दक्षिण भारत में गर्मी ज़्यादा पड़ती है उत्तर भारत की अपेक्षा। पर्वत की श्रेणी, भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तरी ध्रुव की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकती हैं। हमारा जो हिमालय पर्वत है ना, ये उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं से हमें बचा लेता है और हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून को हिमालय पर्वत हमारे पास ही रोककर बहुत सारी वर्षा भी करवाता है। तो हिमालय पर्वत का लाभ हमें दोनों ओर से है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में जलवायु का समताकारी स्वरूप बना रहता है। हमारे देश के क्लाइमेट को बहुत हद तक ये हिमालय पर्वत कंट्रोल करता है। यही पर्वत श्रृंखला मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा कराने में भी हेल्प करती हैं। तो हमारे पर्वतों का, हिमालय पर्वत का हमारे देश की जलवायु में बहुत बड़ा महत्व है। जल और स्थल का वितरण, भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसके एक ओर तो बंगाल की खाड़ी है, दूसरी ओर अरब सागर है और उसके सबसे नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है। तो भारत का जो उत्तरी भाग है उसमें स्थल ज़्यादा है और दक्षिणी भाग में जल ज़्यादा है। इसलिए यहाँ तापमान ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक और शीत ऋतु में बहुत कम हो जाता है। उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो समुद्र तट से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, उच्चावच भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। बेटा समुद्र तट से दूर जाने पर जलवायु विषम हो जाती है, समुद्र तल से ऊंचा उठने पर पर्वतीय स्थिति आ जाती है, तापमान कम हो जाता है, आपको पता है, और उच्चावच भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो अब आपने इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो मैंने आपको वो बता दिए। अब हम अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून आता कैसे है हमारे भारत में, वो पवनें, मानसूनी पवनें कैसे आती हैं उसके बारे में ये है। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में मई जून में तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है। बेटा जब भी तापमान बहुत ज़्यादा होता है ना तो वायु दाब उस हिस्से का कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा तापमान के कारण वहाँ से वायु शिफ्ट हो जाएगी और ये निम्न वायु दाब की जो दशाएं हैं ना, हिंद महासागर में चलने वाली व्यापारिक पवनों को आकर्षित करेंगी। कैसे? क्योंकि वायु हमेशा बेटा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। जब स्थल पर मई जून में है ना, उत्तर भारत में मई जून में बहुत ज़्यादा तापमान होगा, बहुत गर्मी होगी,
तो वहाँ पर निम्न वायुदाब बन जाएगा, और समुद्र की तरफ क्या बन जाएगा, उच्च वायुदाब। और हम वायु कैसे चलेगी, उच्च से निम्न की तरफ। तो जब व्यापारिक पवनें हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर से स्थल की ओर, उत्तर भारत की ओर चलेंगी, तो वो चलते समय अपने संग समुद्र की नमी को अपने अंदर समाहित कर लेंगी वाष्पीकरण प्रोसेस में, और उससे वो उत्तर भारत में वर्षा करती हैं, और इन पवनों को ही मानसून पवनें कहा जाता है। ये पवनें भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिण पश्चिमी हो जाती हैं, अपनी दिशाएं बदलती हैं, महासागर के ऊपर से गुजरने के कारण आर्द्रता ग्रहण करती हैं। मैंने आपको बताया भारत में प्रवेश के दौरान ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं दो भाग में बट जाती है। एक बेटा अरब सागर की खाड़ी बन जाती है, की साइड शाखा होती है, और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा होती है। ये देखिए, इसकी बेटा मानचित्र स्थिति आप अपनी सपोर्ट मटेरियल से चेक कर सकते हैं। हम अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश कौन से हैं। आपको याद होगा, ये मैंने आपको आपके चैप्टर को पढ़ाते समय भी बताए थे और दिखाए थे। सबसे पहले आप भारत का मैप देखिए, कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश में ये देखिए, ध्रुवीय प्रकार की जलवायु हमारे पहाड़ी स्थानों पर है। मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम इसके मुख्य पर्वतीय क्षेत्र हैं। यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है, ध्रुवीय प्रकार की। कोपेन ने इसको बेटा कैपिटल ई से डिनोट किया है, ठीक है। और इसके बाद ये देखिए, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी भागों में BSHW स्टेपी, BWHW गर्म मरुस्थल। आप याद रखिएगा, जब भी कैपिटल एस का यूज होगा जलवायु में, तो इसका मतलब होगा सेमी एरिड, अर्ध मरुस्थलीय स्थितियाँ। आप देख पा रहे हैं सेमी एरिड टाइप की जो परिस्थितियाँ हैं वो किस हिस्से पर हैं, और जब भी कैपिटल W का यूज़ किया जाएगा तो पूर्ण मरुस्थल, ये हिस्सा हमारा पूर्ण मरुस्थल है, BWHW। और BS, कैपिटल S लग गया इसके साथ में, तो सेमी एरिड है, मतलब कि ये पूरा मरुस्थल है और ये आधा मरुस्थल है। तो क्लाइमेट कंडीशन कोपेन के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, ये ध्रुवीय प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है हमने देखी, और ये हमारी सेमी एरिड, और इसके साथ में ये हमारा पूर्ण मरुस्थल ये बताया जा रहा है। अब भारत का जो बेटा ये बीच वाला उत्तर भारत का हिस्सा है, ये शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार है, मतलब यहाँ पर जो शीत ऋतु है वो ड्राई होती है, बाकी पूरे इस हिस्से में मानसूनी प्रकार की जलवायु, मानसून पवनें इस हिस्से में वर्षा लाती हैं। इस CWG का ये मतलब है, जो कोपेन ने बड़े अल्फ़ाबेट्स और छोटे अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके आपको बताया है। ये हिस्सा देखिए बेटा, अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, ये देखिए यहाँ से ये मैच कर रहा है BSHW स्टेपी, मतलब कि ये हिस्सा हमारा जो है पठारी भाग जिसे कहा जाता है, ये हमारा दक्कन का पठार, इसमें भी सेमी एरिड अर्ध मरुस्थलीय विशेषताएं पाई जाती हैं। और ये हमारे फेवरेट क्या हैं, ये हमारे पश्चिमी घाट जो सबसे ज़्यादा वर्षा ग्रहण करते हैं, और ये हमारा पश्चिमी घाट का हिस्सा है दक्षिण भारत का। और यहाँ कैपिटल AMW लघु शुष्क ऋतु, मतलब कि जो शुष्क ऋतु है वो बहुत शॉर्ट होती है यहाँ पर, और लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, शुष्क बहुत कम ही रहता है ये हिस्सा। ये हमारा पश्चिमी घाट, आपको याद होगा यहाँ पर हमारे सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। अब ये हमारा एक छोटा सा हिस्सा शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, यहाँ पर जो हमारी ग्रीष्म ऋतु होती है वो शुष्क रहती है, बाकी इसमें मानसून पवनें आती हैं, लेकिन कब, लौटता हुआ मानसून, जब शीत ऋतु में वर्षा होती है ना, तो तमिलनाडु के इन हिस्सों में ही सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन जो हमारी नॉर्मल मानसूनी पवनें होती हैं
क्योंकि ये पश्चिमी घाट के पीछे की तरफ का हिस्सा है, इसलिए ये वाला हिस्सा जो है ये कम वर्षा प्राप्त कर पाता है उन दिनों में जब पूरा देश में मानसूनी वर्षा होती है। लेकिन जब सर्दियों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, मानसून वापस जा रहा होता है, तब इस हिस्से को वर्षा का जल प्राप्त होता है, इसलिए इसे शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार बताया गया है। अब ये हमारा वो हिस्सा बेटा, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु पाई जाती है। देखिए इस हिस्से में AW, हाँ ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का भाग। यहाँ पर जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो शॉर्ट होती है, ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला ये भाग है। यहाँ पर जो ठंडी शीत ऋतु आर्द्र होती है, नमी वाला मौसम होता है इस भाग में, ठंड में बहुत ज़्यादा नमी होती है इस हिस्से में। तो इस तरीके से आपने देखा कोपेन की योजना के अनुसार भारत के मुख्य जलवायु प्रदेशों के बारे में आपने देखा। अब हम फिर से आंसर पर आते हैं और आपको इसके बारे में बताते हैं। कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश निम्नलिखित हैं। लघु शुष्क ऋतु का मानसूनी प्रकार, इस प्रकार की जलवायु पश्चिमी तट के साथ साथ है। यहाँ पर जो शुष्क लघु शुष्क ऋतु का मानसूनी प्रकार, यहाँ पर शुष्क जो मानसूनी ऋतु होती है वो कम ही शुष्क होती है, पश्चिमी घाट पाए जाते हैं। सेकंड, ग्रीष्म ऋतु में शुष्क मानसूनी प्रकार, इस प्रकार की जो जलवायु है ये वाला जो है कोरोमंडल तट के साथ है। मैंने अभी आपको तमिलनाडु का क्षेत्र दिखाया था, ये वाला भाग AS, ये देखिए AS। इसके बाद उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु AW, तटवर्ती प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर लगभग पूरे प्रायद्वीपीय भारत में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस जलवायु का जिक्र है बेटा यहाँ पर, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु है यहाँ पर। अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, प्रायद्वीप के अंदर ही कुछ भागों में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में अर्धशुष्क पाया जाता है बेटा, ये वाला हिस्सा है ये वाला, इसमें अर्ध मरुस्थलीय स्थितियां पाई जाती हैं इस हिस्से में बेटा, यहाँ तक। उसके बाद उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का प्रकार, इस प्रकार की जलवायु केवल राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है और इस क्षेत्र में बेटा पूर्ण मरुस्थल पाया जाता है, ये हिस्सा पूर्ण मरुस्थल का है। शुष्क शीत ऋतु वाला प्रदेश, भारत के उत्तरी मैदान में अधिकतर भागों में ये जलवायु पाई जाती है। ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला प्रदेश, ये जलवायु पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। ध्रुवीय जलवायु जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, इन क्षेत्र की जलवायु कश्मीर के निकटवर्ती पर्वतीय श्रृंखलाओं में पाई जाती है। अगले वीडियो में बेटा इसके अदर इम्पॉर्टेंट बड़े क्वेश्चंस 5 मार्क्स वाले हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।